अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल। आज की वीडियो में बात करूंगा कि लड़कों ने वीडियो का लिंक मुझे भेजा है, कहते हैं ये डॉक्टर की वीडियो देखो तो इस पे वीडियो बना दो ताकि हम थोड़े कंफ्यूज हैं, हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ। वीडियो देखी थी और मैंने इस डॉक्टर को मेल की, मैंने इनसे परमिशन ली। मैंने कहा क्या मैं आपकी वीडियो बना सकता हूँ? तो मेल क्या किया वो पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो की तरफ जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा हाय सर, मैं आपकी वीडियो पे रिएक्शन वीडियो बना सकता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल है, आपकी वीडियो, ये वीडियो का लिंक दिया गया है, ठीक है। ये वाली वीडियो के कुछ पार्ट्स अपनी वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ। तो वीडियो ये उन्होंने लिखा है पॉजिटिव रिएक्शन है या नेगेटिव, तो ये अपनी उन्होंने डिटेल्स दिए। तो मैंने कहा कुछ बातें पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव, मतलब जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि आपकी परमिशन, क्या आपकी परमिशन है? देखिए क्रिटिसिज्म तो हर किसी का राइट है, बस मुझे आपकी परमिशन चाहिए थी। अगर आपकी परमिशन मिल जाए तो आपको बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक्स फॉर योर रिप्लाई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जवाब दे देंगे। फिर इन्होंने कुछ मैसेज किए यहाँ पे, बाई रिएक्शन वीडियो, ये हिंदी में कुछ लिखा है, मुझे समझ नहीं आई, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसलेट किया। तो ये मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया है, तो इसको प्ले करते हैं। भाई रिएक्शन वीडियो आपका हक है, आपकी फ्रीडम है, बस डिसेंट रखना, गाली गलौच एंड पर्सनल कमेंट्स अवॉइड करना और मेरा इंट्रो एक्यूरेट रखना। डॉक्टर विजयेंद्र गोविंदा गुप्ता। अच्छा, तो परमिशन ले ली फिर मैंने, तो अब प्ले करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या कहते हैं ये डॉक्टर साहब। तो आज की वीडियो है कि वेरिकोसील की दवाई या वेरिकोसील को कंट्रोल। तो यहाँ पे इनकी वीडियो स्टार्ट होती है 20 यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयेंद्र गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक पुरुष रोग विशेषज्ञ और वेरिकोसील या अंडकोश की नसों के सूजन का स्पेशलिस्ट। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं वेरिकोसील पे। वेरिकोसील क्या है, ग्रेडिंग क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी क्या है, वेरिकोसील के फंडे, पर हर जगह मैंने वेरिकोसील की सर्जरी के बारे में बात की है। पर फिर भी मेरे पास हर रोज हजारों मरीजों के फोन आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, ईमेल आते हैं। अच्छा, मुझे एक समझ ये नहीं आ रही, डॉक्टर कह रहे हैं कि हर जगह इन्होंने सर्जरी की बात की है कि सर्जरी से वेरिकोसील क्योर करते हैं, तो फिर इन्होंने टाइटल में ये क्यों मेंशन किया वेरिकोसील ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी? तो सबसे पहले तो ये टाइटल ही गलत हुआ कि वेरिकोसील ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, पर ये तो सर्जरी का बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। आप लोगों का प्यार है, फिर भी हर मरीज पूछता है कि हमें ग्रेड 1 वेरिकोसील है, ग्रेड 2 वेरिकोसील है, अल्ट्रासाउंड वेरिकोसील है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करें कि वेरिकोसील ना बढ़े, हम क्या करें कि वेरिकोसील कंट्रोल हो जाए। अभी हम लोग सर्जरी नहीं करा सकते क्योंकि अभी एग्जाम्स है, कोई है, तो हम क्या करें कि वेरिकोसील सेफ रहे। तो आज की वीडियो है कि वेरिकोसील की दवाई या वेरिकोसील को कंट्रोल करने के लिए नॉन सर्जिकल मेथड्स। मैं बहुत क्लैरिटी से बोल रहा हूँ वीडियो की स्टार्ट में कि वेरिकोसील दवाइयों से ठीक नहीं होता। ठीक है, ये बात मैं भी आपकी मानता हूँ कि वेरिकोसील दवाई से ठीक नहीं होता। ये बात मैं आपकी बिल्कुल 100% मानता हूँ और ये सच है और मैं आजमा चुका हूँ। वेरिकोसील को ठीक करने के लिए सर्जरी करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद। मेरे पास कम से कम नहीं, ये देखो ना, टाइटल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरिकोसील ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वेरिकोसील की सर्जरी करनी ही पड़ेगी, मतलब फिर तो आपका टाइटल ही गलत हुआ। पहले आप अपना टाइटल चेंज करें कि विदाउट सर्जरी, विदाउट का जो वर्ड है ना ये इसमें से निकाल दें, ठीक है। विद लिखें तो फिर भी बात बनती है। अच्छा, आगे देखते हैं। महीने में 60 पेशेंट आते हैं जिन्होंने वेरिकोसील की सर्जरी गलत जगह कराई है या नहीं कराई है और उसकी वजह से अंडकोश बिल्कुल गायब हो गए हैं, गोली छोटी हो गई है, स्पर्म काउंट 0 हो गया है, सेक्स लाइफ बर्बाद हो गई है। तो अगर आपको अर्ली स्टेज में भी वेरिकोसील है और आप सर्जरी अफोर्ड कर सकते हैं या आपके पास टाइम है, तो आप वेरिकोसील की सर्जरी जरूर अच्छी जगह से, हो सके तो टाइम पे करा ले। आप नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपने बात सही नहीं की। उसकी वजह ये, क्योंकि जितने भी लोगों की अर्ली स्टेज की वेरिकोसील है वो 2 to 3 मंथ्स के अंदर या 4 मंथ्स के अंदर उनकी वेरिकोसील क्योर हो जाती है। तो यहाँ पे कम से कम, आप डॉक्टर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं या मेरा कोई आपसे पर्सनल इशू है, पर जैसा कि मैंने आपसे बात की, ठीक है, मेल मैंने आपको किया कि रिव्यू देना या रिएक्शन वीडियो बनाना हर किसी का राइट है, तो मैं कभी आपको गाली गलौज देने का सोच भी नहीं सकता क्योंकि आप मुझसे
काफ़ी बड़े हैं और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पर बात ऐसी है कि जो आपने बात की है कि जहाँ पे डॉक्टर साहब ने बात की है कि कहते हैं कि अर्ली स्टेज की वेरिकोसील हो, स्टार्टिंग वेरिकोसील हो या कोई भी, तो आपने सर्जरी, मतलब सर्जरी के अलावा इनके पास कोई और सोल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल बीत जाएगी। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये है कि सर वेरिकोसील के बाद रिकरेंस हो जाएगा। ये तो वही बात है कि सर मेरे घर में तो चोरी 5 साल बाद भी हो सकती है, तो मैं आज भी अपनी प्रोटेक्शन क्यों लूं? आपकी नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन जो बंदा ले, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिस तरह चोरी 5 साल बाद भी हो सकती है, तो मैं आज प्रोटेक्शन क्यों लूँ? तो लाजमी है कि प्रोटेक्शन आप सर्जरी के थ्रू ही लें। ठीक है, आप उसे नेचुरल कोई सोल्यूशन भी बता सकते हैं। रिकरेंस होने का चांस सिर्फ 1% से भी कम है। मेरी जगह सेंटर पे कराएंगे तो रिकरेंस का चांस 0.1% से भी कम है। तो 1000 में से एक चांस रिकरेंस के लिए क्या आप 999 वाले चांस छोड़ देंगे? ये कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल, आपने सही बात की है, ये लॉजिक कोई नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि 1% रिकरेंस के चांसेस होते हैं कि वेरिकोसील दोबारा से हो जाती है, तो हम उसकी वजह से 99% को छोड़ नहीं सकते। ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है, पर फिर भी इसमें रिस्क है, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस रिसीव हुए हैं, उन्होंने सर्जरी करवाई है, ठीक है, माइक्रो सर्जरी करवाई है, लेप्रोस्कोपिक करवाई है, एम्बुलाइजेशन करवाई है। एक लड़का पाकिस्तान से, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान से है वो, तो उसने तकरीबन 1.5 लाख रुपया कि 1,70,000 रुपया उसने ख़र्च किया है वेरिकोसील एम्बुलाइजेशन पे, और उसे दोबारा से वेरिकोसील हो गई है। और उसकी कन्वर्सेशन जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हो। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नो रिजल्ट, मुझे लगता है उस वीडियो का टाइटल है, तो वो आप देख सकते हो। आगे देखते हैं। रेकरेंस गंदी से गंदी जगह भी कराएंगे तो भी रेकरेंस रेट 3 से 4% है। 96% सक्सेस रेट है। नहीं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है अब जो बंदा सर्जरी कर रहा है वो किस तरह सर्जरी कर रहा है, फिर उसके बाद डिपेंड करता है जो पेशेंट है वो अपना कितना ख्याल रख रहा है। ठीक है, अगर अर्ली स्टेज की वेरिकोसील है तो उसमें सर्जरी करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। जैसे आप कह रहे हैं कि अंडकोश की बात की है कि वो गोलियाँ छोटी हो जाती हैं, तो यार वो स्पर्म का इशू है। तो स्पर्म का आपका 1 महीने 45 डेज़ के अंदर बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है, अगर आप अपना हेल्थ का ख्याल रखते हो। ठीक है, आप खाने पीने में थोड़ी चेंजेस लेके आते हो, अच्छा खाना खाते हो, अच्छी सोच रखते हो, अच्छी एक्टिविटीज़ रखते हो, अच्छी नींद लेते हो, स्ट्रेस को ख़त्म करते हो, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। उसके लिए सर्जरी की कोई लॉजिक बनती ही नहीं है। सर्जरी तब ज़रूरी है अब जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो गया, जैसे कोई मतलब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जो आपके कंट्रोल में ना हो, तो इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो लाजमी नहीं है कि आप इसको सर्जरी के थ्रू ही आप इसे कंट्रोल करो। आगे देखते हैं। जगह कराने पे अच्छी जगह कराएंगे तो सक्सेस रेट 99.9% है, पर 90% प्लस टाइम्स रेकरेंस नहीं होता। तो अगर आपके पास सर्जरी की सुविधा है तो सर्जरी कराए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन 5 लोगों के लिए है। पहले वो जो मुझसे सर्जरी करा चुके हैं, अब वो रिकवरी की तरफ है तो अपने प्रिकॉशन परहेज मेंटेन कर रहे हैं, उनके लिए। दूसरा वो जिन्होंने सर्जरी कहीं और कराई है, अब रेकरेंस हो गया है, फिर से सर्जरी नहीं कराना चाह रहे, या मैं भी 4-5 बंदे हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है, उन्होंने आपसे ही सर्जरी करवाई, आपका ही बोला है और आपकी वीडियो भेजी है, तभी मैं आपके इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और आपसे परमिशन ली है। तो वो कह रहे हैं कि हमें वेरिकोसील दोबारा से होगी। तो मसला ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सर्जरी गलत की होगी, हो सकता है उन्होंने अपनी केयर पूरी ना की हो सकता है आपसे गलती हुई हो। ठीक है, हो सकता है उस बंदे को सर्जरी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपने उसे सर्जरी सजेस्ट कर दिए, तो बहुत सीरियस बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो सर्जरी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। उनको बोल चुका हूँ कि आप सर्जरी फिर से मत कराओ, तो वो क्या करे कि हो सकता है कि उनकी सर्जरी फिर से सक्सेसफुल हो जाए, मतलब सैल्वेज, हम बचा पाए सर्जरी को। तीसरे वो पेशेंट जिनका अल्ट्रासाउंड पे वेरिकोसील है, कोई खराबी नहीं है, पर वो ये डर रहे हैं कि हमारा वेरिकोसील और ना बढ़े। चौथे वो जिनको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वेरिकोसील है, अभी माइल्ड सिम्टम्स है, पर वो अपनी सर्जरी डिले करना चाह रहे हैं, तो वो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो वेरिकोसील अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। और पांचवा वो पेशेंट्स जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 है और कोशिश कर रहे हैं कि बिना सर्जरी के हम ठीक हो जाए। पहले 4 में तो ये ट्रीटमेंट्स वैलिड है, 5वें में फिर से बोलूँ कि ग्रेड 1 है चाहे ग्रेड 2 है, दवाइयों से वेरिकोसील ठीक नहीं होता, पर कुछ परसेंटेज में हो सकता है ये स्टेप्स काम कर जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने।
तो वेरिकोसील को ठीक करने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले है सपोर्ट। देखो टेस्टिस लटके हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, ग्रेविटी से सारा ब्लड वेरिकोसील में आ रहा है। तो अगर आप अपने गोलियों को अच्छा सपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो आपका वेरिकोसील सर्जरी या बिना सर्जरी के कभी भी ठीक नहीं होगा। जब मैं वेरिकोसील की सर्जरी करता हूँ तो हम टेस्टिस को 2 मिनट यार, वीडियो रोक गई। ऐसे भी अंदर बांध देते हैं। तो आप लंगोट नहीं बांधेंगे तो भी मैं आपको बैकअप के लिए एक सपोर्ट देता हूँ। पर अच्छा, ये डॉक्टर ने जो बात की है यहाँ पे मैं दोबारा से आपको सुना देता हूँ, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा। तो आप लंगोट नहीं बांधेंगे तो भी मैं आपको बैकअप के लिए एक सपोर्ट देता हूँ। पर एक अच्छा सपोर्टर इसको वैसे भी अंदर बांध देते हैं। हाँ, वैसे भी अंदर बांध देते हैं। अब एक लड़की ने मुझसे कांटेक्ट किया था, उसके साथ उसकी कन्वर्सेशन भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, ठीक है। उस लड़की ने क्या किया है, माइक्रो सर्जरी करवाई है और अंदर से उसे वायर से बांध दिया गया था उसकी वेन्स को, ठीक है। तो जो वेरिकोसील थी उससे उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितना सर्जरी के बाद उसकी वेन्स को बांधा गया था। उसके बाद वो लड़का बेचारा ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो बांधने के बाद जो वो वेन्स ख़राब हो जाती हैं जो आपने बांधी होती हैं, ठीक है, या तो फिर उसे निकाल के बाहर कर दें, फिर भी चलो कोई बात बनती है। आप बिल्कुल बांध देते हैं तो वो तो गंदगी अंदर ही रह जाती है ना, वो तो निकल तो नहीं सकती। तो ये चीज़ गलत है। आगे देखते हैं। तो आप लंगोट नहीं बांधेंगे तो भी मैं आपको बैकअप के लिए एक सपोर्ट देता हूँ। पर एक अच्छा सपोर्टर बांधना बहुत जरूरी है। सपोर्टर आप कपड़े का बांधो, नायलॉन का बांधो, स्कूटर सपोर्ट बांधो, वो आपकी मर्जी है। नहीं, मर्जी नहीं है ना। अब कोई भी बांधेंगे तो उसमें हीट पैदा होगी, ठीक है। अब हीट जब भी होगी तो वो वेरिकोसील को इफेक्ट करेगी। तो कोई भी नहीं, ब्रीथेबल जिसमें हवा का गुजर हो सके वो सपोर्टर या वो लंगोट जो आप कह रहे हो वो बांधना चाहिए। तो अच्छा है कि अंडरवेयर अच्छा इस्तेमाल करो, जो ज़्यादा टाइट ना हो, जो आपकी बॉडी पे निशान ना छोड़े, उसका इस्तेमाल करो और गीला करके पहनो। आगे देखते हैं। पर सपोर्ट देना जरूरी है। सपोर्ट में ध्यान देना जरूरी है कि टेस्ट। अब जो ज़्यादा अपनी केयर कर सकता है वो सपोर्ट बगैर भी वो केयर कर सकता है। वो कैसे केयर कर सकता है? अगर उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट नहीं बन रही तो शावर ले, उसके बाद वॉक पे जाए, शावर ले उसके बाद कोई काम करे, क्योंकि शावर लेने के बाद जो हैंगिंग है वो ख़त्म हो जाती है कुछ टाइम के लिए। ये नहीं कि परमानेंट ख़त्म हो जाए, कुछ टाइम के लिए। तो आप सपोर्टर बगैर भी कर सकते हो। पर मैं ये वैसे बात कर रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ, सपोर्टर इस्तेमाल करोगे गीला करके तो वो ज़्यादा टाइम तक इफेक्टिव रहता है। आगे देखते हैं। टेस्टिस को आगे की तरफ करके सपोर्ट बांधे ताकि टेस्टिस जो है वो थाइस के बीच में क्रश ना हो। बिल्कुल सही है। सपोर्टर के अंदर भी टेस्टिस को एडजस्ट करते रहे। सपोर्टर सुबह बांधा है, कई बार क्या होता है पूरे दिन चल रहे हैं, काम कर रहे हैं तो दर्द शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा बाथरूम में जाके सपोर्टर खोल के टेस्टिस को रीएडजस्ट करके फिर से सपोर्टर बांधे। बहुत लंबे समय तक खड़े ना हो, टाइम पे रेस्ट ले ले, टाइम पे हो सके तो पैर सीधे करके या पैर ऊपर करके, ताकि जो ब्लड है वो वापस चढ़ जाए। तो अच्छा सपोर्ट, हर समय सपोर्ट, और रात को सोते टाइम सपोर्ट खोल सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा है आइस मसाज। जो बर्फ है वो अच्छा, जो इन्होंने बात की रात के टाइम सपोर्ट खोल सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट खोल के ही सोना है। बहुत से लोग ये कोई पूछते हैं कि रात को सपोर्टर जो है या अंडरवेयर जो है वो पहन के सोना है, तो आपको उतार के सोना है, ठीक है। आगे देखते हैं। जो बर्फ है वो वेन्स को सिकुड़ती है। नॉर्मली भी आप बर्फ को रखेंगे तो बॉडी में ब्लड सप्लाई सिकुड़ती है। तो अगर आप अपने टेस्टिस की सुबह शाम बर्फ से मसाज सिकाई करेंगे तो उससे एक तो टेस्टिस टेम्परेचर कम होगा, स्पर्म काउंट इंक्रीज होगा। दूसरा, जो वेरिकोसील की वेन्स है वो कंस्ट्रिक्ट होगी। नहीं, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बर्फ नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, ये आपने बात गलत की है। मैंने सब अपने सब्सक्राइबर को यही बात की है और ये मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने भी इंटरनेट पे ये बात सुनी थी कि बर्फ़ का इस्तेमाल करो, जो कि एक्चुअल में गलत है, और मैंने एटलीस्ट 1 टाइम भी ट्राई नहीं किया बर्फ़ यूज़ करने का, ठीक है। बर्फ़ उस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो कि अगर आपकी सर्जरी हुई है, सर्जरी में जो स्वेलिंग हो जाती है उस स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए आइस का, बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी वेरिकोसील के साथ अगर आप बर्फ़ की छेड़छाड़ करेंगे तो फिर आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है, ठीक है। पेन ज़्यादा हो सकता है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो इस वजह से आपको नहीं चाहिए कि आप बर्फ़ का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे इनकी बात ये गलत है
ठीक है। बर्फ़ का इस्तेमाल आपने नहीं करना, किसी सिचुएशन में भी नहीं करना, चाहे आपको जितना पेन है, जितनी जो है आपको तकलीफ़ है, आपने बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करना। हद से ज़्यादा ठंडा पानी भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। मैं मानता हूँ ठंडी चीज़ से वेन्स जो हैं वो सिकुड़ती हैं, पर उस सिकुड़ने का क्या जब दोबारा उसी से ज़्यादा उसमें हीट क्रिएट हो जाती है। तीसरा, जो आइस है उसकी वजह से जो हीट जनरेट हुई है टेस्टिस में पूरे दिन में, वो डिसिपेट होगी। तो आइस मसाज करना बहुत नहीं, हीट जनरेट होगी। मैं मानता हूँ कुछ टाइम के लिए हीट गायब हो जाएगी क्योंकि आइस ठंडी होती है, पर उसका जब रिएक्शन आता है ना, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। फिर आगे देखते हैं। जरूरी है। तीसरा, वेरिकोसील नॉर्मली देखा जाता है बहुत पतले पेशेंट्स में, क्योंकि ये एक थ्योरी है कि वेरिकोसील की जो वेन्स है वो रेट्रोपेरिटोनियम, मतलब पेट में अगर फैट की कमी है तो ये ज़्यादा होती है। तो अगर आप अपना वजन 5 से 10 किलो बढ़ा सकते हैं तो आपका वेरिकोसील को सपोर्ट मिल जाएगा और ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वेरिकोसील इंप्रूव भी। ये बात सही की है, क्योंकि हद से ज़्यादा कमज़ोर होना जो है वो भी नुकसान है, और हद से ज़्यादा मोटापा होना, जैसे ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह अल्लाह ने इनको सेहत दी है, तो इनकी जैसे सेहत है, तो इनके जैसे बंदे को अगर वेरिकोसील हो जाती है तो उनकी वेरिकोसील को क्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉडी वेट ही इतना ज़्यादा होता है कि वो प्रेशर ही इतना पड़ता है, उनके बेली का जो वेट है वो सारा आपके स्क्रोटम की तरफ जाता है, जिससे वो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है। तो इतना ज़्यादा आपने वेट भी नहीं गेन करना कि जैसे ये, और इतना ज़्यादा कम भी नहीं करना कि जैसे झाड़ू का तीला हो सकते हैं। फिर चौथा, कोई भी ऐसा काम अवॉइड करे जिससे पेट में प्रेशर बढ़ता हो। कई वेरिकोसील, यहाँ पे जो इन्होंने बात की है कि आपने वज़न बढ़ा लेना है, तो वो एक कॉमन सेंस में बात की है, ये नहीं कहा कि हद से ज़्यादा कर लेना है, क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं तो वो कहते हैं पेट के ऊपर प्रेशर जब पड़ता है तो वो आपकी वेरिकोसील को नुकसान देता है। तो अगर ज़्यादा बंदा मोटा होगा, ठीक है, उसका पेट बाहर की तरफ आया होगा, तो लाजमी वो प्रेशर उस पर पड़ेगा। पेशेंट्स में पेशाब में जोर लगाने की हैबिट होती है, कब्ज होती है, सुबह पॉटी में जोर तो किसी सूरत आपको लगाना ही नहीं, किसी कीमत नहीं लगाना। अगर आपको करोड़ रुपया भी कोई देना ना, आपने जोर नहीं लगाना। की हैबिट होती है, उन लोगों में हैबिट होती है बहुत ज्यादा वजन उठाने की या एक्सरसाइज करने की, ये भी गलत तो अपने पेट का या इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाने को अवॉइड करें। अगर लंबी खांसी है, पेशाब में जोर है या कब्ज है तो उसकी दवाई ले, ताकि खांसी अगर नेचुरल तरीके से ठीक हो सकती है तो सही है, नहीं तो आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। पर खांसी जब भी आपको आए तो आप कोशिश करो खुद को ऐसे कर्व कर लो, जैसे बंदा झुक जाता है ना, ऐसे बेंड हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह करके आप खांसी कर लो या बैठ जाओ। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप लेट जाओ और तब आप खांसी करो, या आपको खांसी ज़्यादा लगी हुई है तो रेस्ट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों के पेट में गैस बनती है उनके लिए भी रेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपके पेट में गैस होती है, आप ज़ोर लगा के गैस को निकालोगे ज़बरदस्ती, तो वो प्रेशर आपकी वेंस के ऊपर पड़ेगा, जो कि आपकी वेरिकोसील इफेक्ट होगी। तो जब भी आपके पेट में गैस हो तो आप रेस्ट करो, ठीक है। कब्जी ना रहे, पॉटी ठीक से आए, जोर ना लगाना पड़े। और अगर आपको बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाने की हैबिट है या आपका काम है तो उसको अवॉइड करें, या सपोर्टर बांध के, अपनी लंबर सपोर्ट बांध के उसको प्रॉपरली काम को करें। अवॉइड क्रॉनिक सिटिंग, अगर आपका बैठने का काम है, बहुत ज़्यादा खड़े होने का काम है, तो एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा रहना अवॉइड करें। पुलिसमैन, सर्जन, डॉक्टर्स, पोस्ट ऑफिस वर्कर, कुरियर वर्कर, जिनका भी बहुत ज़्यादा खड़े होने का, चलने का काम है, वो कोशिश करें कि हर घंटे या सवा घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे में एक बार, या जब भी टाइम मिले, बैठ के पैरों को ऊपर करें ताकि वेरिकोसील के ऊपर से प्रेशर हटे। बिल्कुल, ये बात सही की। एडजस्टमेंट। अच्छा, और एक क्वेश्चन जो ज़्यादा देर एक ही जगह खड़े रहते हैं वो थोड़ी सी वॉक कर लें। अब बैठना उनके लिए अगर पॉसिबल नहीं है तो थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ा सा राइट साइड हो जाए, लेफ़्ट साइड हो जाए। मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वॉक भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक लेग बैक, अपनी हिप वाली साइड से, जो आपकी बैक साइड है, उससे थोड़ा ऊपर करके हाथ से पकड़ लो, फिर वो लेग नीचे करो, फिर दूसरी लेग ऊपर करके फिर हाथ से थोड़ी देर पकड़ लो, फिर इस तरह नीचे करो, तो वो भी आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बहुत कॉमनली पूछते हैं कि क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। मोस्ट वेरिकोसील पेशेंट यंग होते हैं। आप आर्मी या किसी हाई प्रोफाइल जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, एक्सरसाइज तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में सिर्फ जो वजन उठाने की एक्सरसाइज है, भारी वेट उठाने की, जिसमें पेट में जोर पड़ता है, उनको अवॉइड करना है।
पर आप प्रॉपर सपोर्ट बांध के और आइस मसाज करके रनिंग कर सकते हैं, नहीं आइस नहीं योगा ना, कर सकते हैं, अपनी जंपिंग कर सकते हैं। नहीं जंप नहीं कर Obviously, दर्द है तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, पर अगर हम नहीं है तो आप अपनी लाइफ को नहीं हो सकते। नहीं। आप क्यों सर्जरी की तरफ जा रहे हैं? अगर दर्द है तो सर्जरी क्यों करें? दर्द जैसे कि डॉक्टर रज़ा, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी, उन्होंने कहा था कि पेन लाजमी नहीं है कि आपको वेरिकोसील की वजह से हो। उनकी वो बात, उन डॉक्टर की बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने ये बात की थी कि कई लोगों को पेन होता है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, वेरिकोसील आती है तो सर्जरी के लिए चले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पेन आपको हो रहा है वो वेरिकोसील की वजह से हो रहा है। कितने लोग होते हैं जिनको वेरिकोसील नहीं होती फिर भी पेन होता है। तो ये आप कंफर्म नहीं कर सकते कि ये पेन जो हो रहा है आपको वेरिकोसील की वजह से हो रहा है। तो ये बात भी आपने सही नहीं की। आगे देखते हैं। और बाकी जो आप आइस का बार बार बोल रहे हैं तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर से जो उसे कूल करें, पानी डालें, ठीक है, रेस्ट करें, अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखें, स्ट्रेस न लें, अपने आप को बिजी रखें और एक्टिविटीज़ में। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, इवन जिम के अंदर भी लेस वेट से एक्सरसाइज कर सकते हैं, हैक स्क्वाट्स। नहीं, लेस वेट, हमें वेट उठाना ही नहीं है, ठीक है। जितना हम वेट से बचेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जिम तो जाना ही नहीं है। वजन उठाने वाले। अब कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि कितने लोग हैं जिनको, मतलब ये नहीं कहता कि वो मास्टरबेशन करते थे पर जिम की वजह से, वजन उठाने की वजह से उन्हें वेरिकोसील होगी। तो ये नहीं कह सकते कि आप एक बंदा बहुत हेल्दी हो और ये रोज़ जिम करता था और इससे क्यों वेरिकोसील होगी। तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो जिम तो आपने जाना ही नहीं है, ठीक है। चीज़ों की एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे। दूसरा इन्होंने रनिंग और जंपिंग का बोला है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, ठीक है। उस जगह इतनी सेंसिटिव हो जाती है जिसमें जंप करोगे तो वेरिकोसील जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। उसमें पेन हो सकता है, आपकी सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। जैसे अब मैं वैसे बात करता हूँ, आप बाइक पे सफ़र कर रहे हो, ठीक है। अब बाइक क्या चीज़ है? मोटरसाइकिल आप चला रहे हो, उसमें हल्का सा आपको जंप लगता है। ऐसे नहीं है कि आप ज़मीन के साथ टकराते हो, बाइक लगता है, ठीक है। बाइक से आपको जंप लगता है, उससे आपको पेन होने लग जाता है। तो जब आप जंप लोगे तब सिचुएशन कैसी होगी? कुछ मेडिसिन है जो वेरिकोसील में बहुत इफेक्टिव तो नहीं है, पर डेफिनेटली वेरिकोसील से होने वाले डैमेज को जरूर। चलो इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ, हो सकता है 19-20 का फ़र्क लाजमी मेडिसिन डालती हो। अब कुछ ना कुछ जो हम नेचुरल ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स या उसको केयर करने का बताते हैं, तो उससे फ़र्क तो पड़ता है, ये बात है। रोकती है उनके होने वाली जो स्पर्म पे या टेस्टिस पे होने वाले जो डैमेज है उसको डेफिनेटली स्टॉप करती है। अब जैसे आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हो तो उससे स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है, ठीक है। इस तरह और बहुत चीज़ें, आगे देखते हैं। एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स वेरिकोसील को ठीक नहीं करेंगे पर आपके टेस्टिस को हेल्दी रखेंगे। इन एंटीऑक्सीडेंट्स में CoQ10 है, कोएंजाइम Q10 है, L-कार्निटीन है, लाइकोपीन है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स नॉर्मली हम पेशेंट्स को देते हैं, उससे टेस्टिस हेल्दी रहते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा रहता है। अगर आपको वेरिकोसील है, थोड़ा बहुत स्पर्म मोटिलिटी डिस्टर्बेंस है, तो वो भी इम्प्रूव होता है। सेकेंड है आपके फ्लेवोनॉइड्स में डैफ्लॉन एक मेडिसिन है। ये बेसिकली प्योरीफाइड फ्लेवोनॉइड होता है जो बेसिकली जो टेस्टिस की जो वेन्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, वॉल्व्स जो खराब हुए हैं उनको रिपेयर करता है और वेरिकोसील ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वेरिकोसील में इम्प्रूवमेंट दिखाता है। नॉर्मली डिफरेंट डोजेस पे टाइट्रेट करना पड़ता है, पर डेफ्लॉन से भी कई बार बहुत अर्ली वेरिकोसील में थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। नॉर्मली सर्जरी के बाद हम डेफ्लॉन जरूर लिखते हैं क्योंकि सर्जरी के साथ साथ डेफ्लॉन के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है। फिर एक सही है, उधर आपने बात की है कि वेरिकोसील जो है वो सिर्फ सर्जरी से ही सही होगी। यहाँ पे आप डेफ्लॉन जो मेडिसिन का आप बोल रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ आप सर्जरी के बाद लिखते होगे क्योंकि काफ़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, स्किन कटती है या जो भी प्रोसीजर आप करते हो सर्जरी के दौरान, उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है और बंदा कंप्लीट रेस्ट पे होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। कैटेगरी ऑफ ड्रग इसको बोलते हैं सर्म्स या एंटी ईस्ट्रोजन। एक थ्योरी कहती है कि शरीर में ईस्ट्रोजन के लेवल हाई होने से, टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होने से वेरिकोसील होता है। तो एंटी ईस्ट्रोजन जैसे क्लोमिफीन या नास्ट्राजोल, इनके यूज से भी वेरिकोसील में कुछ बेनिफिट मिलता है। एटलीस्ट पेन और स्पर्म क्वालिटी में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली मिलता है। और उसके अलावा कुछ अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स है, पर फिर भी मैं लिखता हूँ बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। पर कई बार जिंक, फोलिक एसिड सही, जिंक को मैं भी मानता हूँ, अच्छे पेन किलर के कॉम्बिनेशन से भी पेशेंट्स को वेरिकोसील में काफी आराम
मिलता है। तो अगर आप वेरिकोसील से परेशान हैं, वेरिकोसील बढ़ा हुआ है, टेस्टिस का साइज छोटा हो गया है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है, बच्चे नहीं हो रहे, स्पर्म काउंट खराब हो गया है, तो आप वेरिकोसील की सर्जरी कराएं। पर अगर किसी कारण से नहीं करा पा रहे हैं या बहुत अर्ली स्टेज में वेरिकोसील है या अब हर दूसरी बात के बाद आप सर्जरी का बोल रहे हो, तो जैसे आप कह रहे हो कि बच्चे नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली रीज़न ये नहीं है कि आपको वेरिकोसील है तभी आपके बच्चे नहीं हो रहे। बहुत सी रीज़न हो सकती हैं जिस वजह से बच्चे नहीं हो रहे, और लाजमी नहीं है कि जो हस्बैंड है उसी को इशू हो, जो वाइफ है उसके साथ भी कोई ऐसा इशू हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे। तो हर बात पे आप सर्जरी का अगर इस तरह बोलेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आगे देखते हैं। करा चुके हैं, सर्जरी फेल हो चुकी है और अगली सर्जरी से पहले चाह रहे हैं कुछ दवाई ट्राई करना, तो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे 3 से 4 या 6 महीने के लिए, तो आपको काफी इंप्रूवमेंट आएगा। हमेशा कोशिश करें कि डॉक्टर से मिलने के बाद अपना चेकअप करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अपने आप से ली गई ट्रीटमेंट हार्मफुल हो सकती है, बिल्कुल आप जरूर आके मिले, आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। ठीक है, चलो यार, ये इनकी बात थी डॉक्टर की, तो ये सारी सिचुएशन जो है मैंने आपके सामने रखी है। ठीक है, तो अब बात ऐसी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये टाइटल जो है वेरिकोसील ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, तो यहाँ पे तो कहीं भी नहीं बताया आपने कि विदाउट सर्जरी जो है वेरिकोसील को क्योर किया जा सकता है। सही है, तो पूरी वीडियो में आप सर्जरी का ही बोल रहे थे, तो ये बात आपकी मुझे थोड़ी अजीब लगी। बाकी जो भी बातें थी मैंने उसमें डिस्कस कर दी हैं। तो सर्जरी लाजमी नहीं है कि आप सर्जरी करवाओगे तभी आप क्योर हो सकोगे। तो इस बगैर भी वेरिकोसील कितने लोग हैं और जो डाइट फॉलो करके उनकी वेरिकोसील क्योर हो गई है। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते, खुद पे बिलीव रखते हो, तब आप अपनी वेरिकोसील को क्योर कर सकते हो। हाँ, अगर बस आप हर वक्त टेंशन लोगे और इसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो वैसे मैं आइस का पता करना चाहता हूँ कि आइस जो इन्होंने बोली है, ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा, मेरा मोबाइल का टच भी ख़राब है। Evaporate. दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी गूगल किया है, मैंने कहा है जो आइस है वो क्या बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है कि नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है, येस द ड्रिंक विल बी हॉटर देन योर बॉडी टेम्परेचर, टेक्निकली यू विल बी एडिंग हीट टू योर बॉडी। मतलब जब भी आप आइस लेते हो तो बेसिकली आप अपनी बॉडी को हीट दे रहे होते हो, बट इफ़ ऑल दैट हीट कैन एवेपोरेट थ्रू स्वेट, तो जो भी मतलब हीट होती है वो आपके जिस्म से पसीने के ज़रिए मतलब बुखारात बन के निकल जाती है, योर बॉडी विल बी कूलर। तो सेम सिचुएशन होती है जब आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जब भी आप गर्म पानी पीते हो तो उसके बाद आपको पसीना आता है। पसीने क्यों आता है? क्योंकि बॉडी अपने आप को ठंडा करती है, क्योंकि ये निज़ाम है। ठीक है, अल्लाह ने इंसान की बॉडी को ऐसा बनाया है कि जब भी वो हीट अप होती है तो ऑटोमेटिकली उसे पसीना आने लग जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत कही है कि आइस का इस्तेमाल आपने उस जगह पे बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, द आइस क्यूब डज हैव हीट एंड इवन इफ आइस इज स्टिल इट्स मॉलिक्यूल आर इन मोशन एंड हैव काइनेटिक एनर्जी। इन शॉर्ट एवरीथिंग एट लीस्ट अ लिटिल बिट ऑफ हीट थ्रू कोल्ड थिंग्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम वार्म थिंग्स। ठीक है, तो ये बात है कि आइस का इस्तेमाल आपने नहीं करना। यहाँ पे भी ये मेंशन किया गया है, ये ड्रिंकिंग जो कहते हैं कि आप नॉर्मल पानी पियो, ठंडा पानी पियो, ड्रिंकिंग कोल्ड लिक्विड्स सच एज वाटर, आइस, टी कैन हेल्प रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, कि मतलब वो आपके बॉडी टेम्परेचर तो रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। बाय कूलिंग द बॉडी इंटेंशनली द रेगुलर इंटेक ऑफ फ्लूइड्स कैन आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। मतलब जब भी आप ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करते हो तो आपको डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि गर्म पानी आप 5-6 गिलास पी जाओगे आपको पता नहीं लगेगा, ठंडा पानी आप आधा गिलास पियोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी प्यास बुझ गई है। तो चीज़ क्या होती है कि जब भी आप ठंडा पानी पीते हो तो आपकी बॉडी को लगता है कि वो पूरी तरह से उसे पानी मिल गया है। एक्चुअल में जो सिचुएशन ये होती है कि आपकी बॉडी को उतना पानी नहीं मिल पाता
जितना उसकी नीड है। तो 70% जिस्म में पानी की मिकदार है, तो क्या आपको लगता है कि आधा गिलास पीने से वो 70% पानी की मिकदार पूरी हो सकती है? आप अपनी बॉडी को देखो, फिर पानी को देखो। तो विच कैन इंक्रीज बॉडी हीट। डिहाइड्रेशन जब भी होगी तो फिर बॉडी में हीट बनेगी। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हो, आइस को हाथ में पकड़ो, एक्सपीरियंस करो, फिर उसके बाद जज करो क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो बाकी बस डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करो, जो हो सकता है वो करो, जो नहीं हो सकता कोशिश करो अच्छा करने की, ठीक है। कोशिश करोगे तो कोई भी चीज़ जो है, ऐसे नहीं है कि आप कहो कि ये नहीं हो सकती, पर वो डेफिनेटली हो सकती है, एटलीस्ट अगर आप ट्राई करो तो। जैसे आप अगर बात करो कि स्टार्टिंग में आपने डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो किए, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको कितनी परेशानी हो रही थी, आप कह रहे थे मैं गार्लिक नहीं खा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अभी आपसे कोई पूछे तो आप इतने आराम से खा सकते हो जैसे आप मतलब सुबह में चाय और पराठा खाते थे, ठीक है। तो ये वही सिचुएशन है दोस्तों। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।